नीलम जी, आपका नेटवर्क वीक आ रहा है, प्रॉपर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप फिर से ट्राई कीजिएगा। चलिए जब तक मंगलम भगवान वीर। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोंगड़ी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल्य मंगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। बोले महावीर भगवान की जय। इसी मंगलमय मंगलाचरण के वाचन के साथ आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए मैं सम्मानी मैम के लिए आमंत्रित करूंगा। धन्यवाद नीरज जी। आवाज आ रही है क्लियर अभी? जी जी बिल्कुल। सभी को आप सबसे मेरा पहली मुलाकात है। नए साल में एक नई शुरुआत है। कैसे हैं आप सब? प्लीज चैट बॉक्स का उपयोग करिए। सब लोग अपने वीडियो चालू रखिए ताकि मैं भी आपको देख सकूं। जी रेशमी जी, जी सेजल जी, जी लवी जी, मैं अच्छी हूँ जी। अमन जी, जी इति जी, जी नीलम जी, जी शिल्पी जी, जी स्मृति जी, गुड। बहुत अच्छा, आप लोगों को सबको देख कर बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो नीरज जी ने मेरा परिचय दिया है। मैं फिर से आपको अपना परिचय दे देती हूँ। जैसे उन्होंने बताया, मैं पिछले 20 से ज्यादा सालों से स्कूल और बच्चों के साथ जुड़ी हुई हूँ। पढ़ना पढ़ाना है, और मैं पहले एज अ टीचर ज्वाइन किया था। उसके बाद मैंने एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट 14 साल तक काम किया है। पिछले 5-6 सालों से एज प्रिंसिपल काम करती हूँ, और टीचर्स बहुत सारे बच्चों को हैंडल करती हूँ। बहुत ही अनुभव है जो मेरे पास है आप लोगों के शेयर करने के लिए। इसके अलावा मैंने बीकॉम, एमए साइकोलॉजी में, इंग्लिश में और बीएड किया हुआ है। किताबों को पढ़ने के साथ साथ मैंने बच्चों को और उनके परिवारों को भी पढ़ा है। तो जो परेशानियां आप लोग महसूस करते हैं, सेम वही परेशानियां मैं भी महसूस करती हूँ। इतने सालों के अनुभव से उसके कुछ सॉल्यूशन निकाल लिए हैं। तो आपको ये फायदा रहेगा कि सॉल्यूशन आपको तैयार मिल जाएंगे, तो आप अपनी जो क्लासरूम टीचिंग है उसको बेहतर कर सकते हैं। आज का हमारा विषय है टीएलएम। मुझे कोई बताएगा आप क्या जानते हैं टीएलएम के बारे में? पहले उसका फुल फॉर्म। प्लीज कोई भी, यदि आप सब जानते हैं चैट बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं तो अच्छी बात है। यदि बता सकते हैं तो अपना माइक अनम्यूट करके प्लीज बोलिए। नहीं। जी धर्मेंद्र जी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, इसके नाम से ही पता चलता है कि टीचिंग यानी पढ़ाने के, और लर्निंग यानी सीखने के जो काम आते हैं, दोनों के काम आते हैं, टीचर को भी और स्टूडेंट को भी। ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अभी आप लोगों में से कितने लोगों ने बीएड किया है और इसको डिटेल में पढ़ा है? जी धर्मेंद्र जी, तो फिर आप टीएलएम के बारे में काफी जानते होंगे। जी रानू जी,
बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, आप लोगों में से कितने लोग उपयोग में लेते हैं? अपनी क्लास में टीएलएम का उपयोग कितने लोग करते हैं? जी, सभी चैट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें, या फिर अनम्यूट करके भी दे सकते हैं अपनी प्रतिक्रिया, क्योंकि आपके लिए कम्युनिकेशन बनाना पड़ेगा। मुझे जवाब दीजिए। जी जी धर्मेंद्र जी, आप मैम। प्रोवाइड करवाते हैं। जी। जी मैम, सबके द्वारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ किया जाता है, क्योंकि टीचिंग लर्निंग मटेरियल के थ्रू पुस्तकें, ई लाइब्रेरी और जो मानचित्र वगैरह के चित्र वगैरह होते, पोस्टर्स होते, जिससे कि द्वारा बच्चे पढ़ पाते, वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। और जैसे कि हमारे प्रिंसिपल सर धर्मेंद्र जी बोल रहे हैं कि वो जी। प्रोवाइड कराते हैं, तो हाँ, वो प्रोवाइड कराते हैं, और टीचर्स को भी अलग से वो बुक वगैरह देती हैं कि वो पढ़ के और बच्चों को और अच्छी तरीके से बता सकें। तो हमारे स्कूल में टीचिंग लर्निंग मटेरियल पर्याप्त रूप से मिलता है, और हम लोग उनकी उसी का यूज़ करते हैं मैम। बहुत बढ़िया रश्मि जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है। धर्मेंद्र जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप इतने अच्छे तरीके से प्रोवाइड करवाते हैं और टीचर उसको यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। अच्छा, अभी आज हम लोग थोड़ा-सा इसके बारे में डिटेल में सीखेंगे। टीचिंग लर्निंग मटेरियल हम लोग देखते हैं, बुक्स हैं, मैप्स हैं, चार्ट्स हैं, इसका यूज़ करते हैं। कितनी वैरायटी हो सकती है और क्या-क्या चीज़ें हो सकती है, उसको मैं प्रॉपरली आपको लाइन से बताऊँगी। ठीक है? प्लीज़ नीरज जी, जी, जी। आप शेयर जी, करेंगे? बिल्कुल, जब तक हमारी पीपीटी ओपन होती है, तो मैं सभी मौजूदा प्रशिक्षणार्थियों से अनुरोध करूँगा कि जो आपकी 50% उपस्थिति है, उसको 100% में कन्वर्ट करें। हमारे बीच अंसरी जी हैं, दीपिका सोनी जी हैं, इति अग्रवाल जी हैं, लेवी जी हैं, मलिक जी, नंदिनी जी, नीलम जी, प्रभु, राजेश सर, रानू जी, आप सभी अपने वीडियो को ज़रूर से ऑन करें। आपके वीडियो अभी ऑफ हैं, तो जिन-जिन तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, तो प्लीज़ वह अपने वीडियो को ज़रूर ऑन करें, ताकि एक हमारी जो ऑनलाइन कक्षा है, ऑनलाइन क्लास है, इसकी इसकी मर्यादा बनी रहे, आपकी अनुशासन अ का परिचय आप दें, अपने वीडियो को ज़रूर ऑन करें। जी, अमन जी, आपने अपने वीडियो को ऑन किया है, शिवी जी, दीपिका जी, इति जी, आप सभी के वीडियो ऑन हो चुके हैं। बाकी जिनके वीडियो ऑफ हैं, तो प्लीज़ अपने वीडियो को ज़रूर से ऑन करें, क्योंकि आपकी उपस्थिति पूरे तरीके से मेंटली एवं फिज़िकली होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफल बना पाएँगे। तो इसी के साथ मैं आगे के कार्यक्रम को गति प्रदान करूँगा। तो सम्मानीय। धन्यवाद नीरज जी। और एक और बात है, जब आप किसी को सामने दिखते हैं, बोलते हैं, हमने जो कोरोना के टाइम पे जो हम टीचरों ने एक तकलीफ भुगती थी, मुझे तो बहुत तकलीफ हुई। जब हम सिर्फ के भेजते थे, सिर्फ कैमरे के सामने अकेले बोलते रहना, उसके बाद बच्चों को वीडियो भेजना और बच्चे उसको देखते थे। तो जो तकलीफ होती थी, वो जब यहाँ पे वीडियो आपके ऑफ होते, तो मुझे वही फीलिंग आती है। तो टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए सामने। मैं अपनी पीडीएफ को नहीं देख, आप लोगों को देखती हूँ। कोई बात नहीं मलिक जी। इसलिए प्लीज़ आप अपने वीडियो ऑन रखिए, आपके फेस एक्सप्रेशन पढ़ के मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप कैसे सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। चलिए, सबसे पहले एडगर का लर्निंग कौन, शायद आप सबने सीखा होगा, जिन्होंने बीएड किया है, पढ़ा होगा, याद होगा। नहीं आता है, मैं एक बार रिवाइज़ करवा देती हूँ।
एडगर डे जी जो थे उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए थे, उसके बाद एक निष्कर्ष पे निकले, एक कोन बनाया। कोन इसलिए क्योंकि जैसे शुरुआत में कोन छोटा होता है, नीचे जैसे जाते हैं हम बड़ा होता जाता है। तो उन्होंने बताया था कि जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है या कोई भी चीज हम जो करते हैं बच्चों को सिखाते हैं, तो उसका हम बच्चे कितने समय तक याद रख सकते हैं, कौन सी चीज कैसे याद रहती है, उस पर उन्होंने बहुत सारा संशोधन किया था और उसका जो सार है वो हमारे सामने है। उनका कहना है कि जो पढ़ते हैं, यदि बच्चा खुद सिर्फ पढ़ रहा है तो उसको सिर्फ 10% याद रहेगा उसने जो पढ़ा है, या 10% चांसेस हैं कि वो याद रहे। ठीक है, उसको वो सुनता है तो 20% चांसेस है। अभी ये मैं सारे आपको एक साथ बता दूं, आधे हम आज करेंगे और बाकी के आधे अगले बार में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद यदि वो व्यू इमेज पिक्चर्स देखता है, कोई चित्र देखता है या कोई वीडियो देखता है, चांसेस। ठीक है, उसके अलावा यदि वो कोई एग्जीबिशन या कोई साइट अटेंड करता है या कोई डेमोन्स्ट्रेशन देखता है, तो 50% चांसेस है कि बच्चा सीख जाएगा और याद रखे, क्योंकि यहाँ पे वो देखता है और सुनता दोनों करता है, सामने से पूरी चीज होते हुए देखता है। उसके बाद जब किसी चीज में पार्टिसिपेट करता है, हैंड ऑन वर्कशॉप होती है, कोई कुछ सिखाया जा रहा है उसके साथ साथ वो कर रहा है ना, या कोई डिजाइन कोलैबोरेटिव लेसन, मतलब कोई ऐसा लेसन हमने बनाया कि जिसमें बच्चों की उपस्थिति है, वो कुछ कर रहे हैं, कुछ हम कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो ऐसे में 70% चांसेस होते हैं कि बच्चे का मेमोरी रिटेंशन रहेगा, वो अच्छे से सीखेंगे। लेकिन जब कोई स्टिमुलेट होता है, कोई मॉडल होता है, कोई एक्सपीरियंस लेसन होता है, बच्चे खुद उसको आके देखते हैं, करते हैं, है ना, या जो रियल थिंग है, कहीं हम चीज पे ले जाते हैं उनको और बताते हैं, हम पिकनिक ले जाते हैं और बहुत सारी जगह एजुकेशनल पिकनिक होती है, कोई बच्चे चीजें खुद करके बताते हैं, तब 90% चांसेस होते हैं कि वो लोग याद रखें जो उन्होंने देखा है या सीखा है। तो अभी यदि हम सिखाते वक्त इस कोण को ध्यान रखते हैं और उसके हिसाब से यदि हम चलते हैं, तो बहुत चांसेस है कि हमने जो पढ़ाया है वो बच्चों को मेमोरी रिटेंशन ज्यादा रहेगा, ज्यादा लंबे समय तक बच्चे उसको याद रख पाएंगे। हमारा जो एम होता है क्लास में जाते कि हमने जो सिखाया है वो बच्चे सीखे और उसको एज इट इज रिट्राइव कर सके, वापस फिर से बता सके। तो वो जो हमारा एम है वो कितना पूरा होगा, वो डिपेंड करेगा कि हम किस तरह से पढ़ाते हैं, हम क्या चीज पढ़ाते हैं, कितना हमारा नॉलेजेबल है, कितना अट्रैक्टिव है, बच्चों को कितना मजा आ रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, नीरज जी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। आ, अभी बच्चे जो सीखते हैं वो कैसे सीखते हैं, हम लोग भी जो है हम आसपास की जो भी चीजें ग्रहण करते हैं तो हमारे 5 सेंसेस के थ्रू करते हैं। अभी हमने जो कोन देखा वो भी ऑलमोस्ट इसी सेंसेस को लेकर, शुरुआत में एक ही सेंस था कि सिर्फ पढ़ना, सिर्फ आंखें काम कर रही है, फिर दूसरा सिर्फ सुनना। ठीक है, उसके बाद जब 2 सेंसेस की कुछ करते हुए देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो उसके परसेंटेज बढ़ते गए। जैसे जैसे हम कोन में नीचे चलते हैं, ये जो सेंस ऑर्गन है वो जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो मेमोरी रिटेंशन के चांसेस बढ़ते जाते हैं। ये दोनों चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, क्योंकि हम वही सारी दुनिया को देखने को, समझने को, हमारे पास ये 5 इंद्रियां हैं, उसके द्वारा ही हम सब कुछ देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। तो उनको और इस चित्र को यदि आप याद रखेंगे तो आप अपने टीएलएम के सिलेक्शन को, कैसे आपको कौन सा कहाँ उपयोग में लेना है, उसको ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। नीरज जी नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। अभी हम सबसे पहले जो कोन में ऊपर था कि रीडिंग, पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, हम लोग जो जनरली क्लास में यूज करते हैं, जैसे आप चार्ट पेपर, चार्ट बनाना एक बहुत बेसिक चीज होती है। जिन्होंने बीएड किया है, बहुत हर एक लेसन के लिए हम लोग बहुत सारे चार्ट बना सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन उस चार्ट को ज्यादा इंटरेस्टिंग, ज्यादा एक्टिव, ज्यादा अच्छा हम बना सकते हैं। तो इसको ऐसे कर सकते हैं हम कि जब भी आप चार्ट बनाते हैं तो कुछ चीजें ध्यान में रखिए, बेसिक चीजें, तो आप आपके चार्ट ज्यादा इफेक्टिव होंगे और ज्यादा अच्छे से बनेंगे। पहले तो जब चार्ट आप बनाते हैं तो जो बेसिकली चार्ट पेपर का कलर यू लेते हैं, तो चार्ट पेपर का कलर या तो व्हाइट लीजिए, व्हाइट सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि उसमें हर कलर दिखेगा,
या फिर कोई लाइट कलर जैसे ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो, प्लीज कलर, क्योंकि पिंक कलर के ऊपर जो चार्ट का पिंक कलर होता है उस पे इम्प्रेशन अच्छी नहीं आती, इट इज नॉट क्लियरली विजिबल फ्रॉम द डिस्टेंस। अभी ये इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि जो बच्चे होते हैं, हम जिनको पढ़ा रहे हैं प्राइमरी के बच्चे, वो ग्रोइंग स्टेज में है, बढ़ रहे हैं अभी धीरे धीरे। जब बच्चा जन्म लेता है तब उसको सिर्फ धुंधला धुंधला सा ब्लैक एंड व्हाइट थोड़ा बहुत दिखता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं जो नजर उनका बैठा ना, तो 1.5 2 महीने 3 महीने में वो नजर अपनी एक जगह पे रखना सीखते हैं, कहीं पे नजर टिकाना सीख। तो जो 4 5 साल के बच्चे आते हैं उनका कलर रिकॉग्निशन जो होता है कम होता है, बहुत कम कलर को पहचान सकते हैं, इसलिए वो सारे बेसिक कलर को पहचानते हैं, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, जैसे ब्राइट कलर अलग से दिखेंगे उनको पहचानते हैं। तो यदि हम इस तरह के जो ब्राइट कलर को लेते ज्यादा अच्छे से उस पर नजर बिठा सकेंगे और उसको देख सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला तो आपको चार्ट का कलर, उसके बाद उसके ऊपर जो आप कलर यूज कर रहे हैं वो कॉन्ट्रास्ट कलर। कॉन्ट्रास्ट मतलब एक दूसरे के विरोधी कलर, जैसे रेड के साथ ग्रीन हो गया, है ना, ब्लू के साथ ऑरेंज हो गया, जो अपोजिट कलर होते हैं कॉन्ट्रास्ट कलर, उसका उपयोग करिए। उसके बाद चार्ट के ऊपर जो लेटर्स होते हैं लिखे होते हैं, लेटर्स कम से कम 6 इंच से ज्यादा बड़े होने चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो छोटे बच्चों की किताबें होती है, आप कंपेयर करिएगा, कभी भी किसी भी क्लास की बुक्स होगी, आप फर्स्ट स्टैंडर्ड लीजिए, 7th स्टैंडर्ड की बुक लीजिए और 12th स्टैंडर्ड की बुक लीजिए और उनके फॉन्ट साइज देखिए। नर्सरी की जो बुक्स होती है उसके फॉन्ट साइज 3 से 4 इंच 5 इंच के होते हैं, एक पेज पे एक या दो ही लेटर लिखे होते हैं, ए बड़ा सा ये। जैसे आप फर्स्ट और फोर्थ का कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट का फॉन्ट साइज आपको काफी बड़ा मिलेगा और फोर्थ का उससे थोड़ा छोटा, लेकिन जैसे आप क्लास बढ़ाएंगे वैसे फॉन्ट साइज छोटे होते जाएंगे। इसके पीछे बेसिक रीजन ये है कि बच्चों की जो एक्टिविटी होती है पढ़ने की, देखने की, उसके हिसाब से फॉन्ट को रखा जाता है। तो जब भी आप चार्ट बनाते हैं छोटे बच्चों के लिए, तो जो लेटर साइज है उसको बड़ा रखिए, क्योंकि चार्ट बच्चा डिस्टेंस से देखने वाला, नजदीक से नहीं देखेगा। डिस्टेंस से देखेगा और फॉन्ट छोटे होंगे तो वो पढ़ नहीं पाएंगे। तो उसके फॉन्ट साइज इतने बड़े रखिए कि बच्चे दूर से देख सके, उसको पढ़ सके। ठीक है। उसके अलावा आप जो ऊपर करने के लिए सिर्फ स्केच पेपर से आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। जैसे इसमें आपको बहुत सारे बताया कि कलरफुल पेपर लगा के, बलून्स लगा के, बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं आपको चार्ट पेपर बनाने के। टेबल है जो कॉन्ट्रास्ट कलर में दिखता है, दो से चार्ट पेपर्स के लाके उसको उसके ऊपर चिपका के लिखकर, या कलर पेपर को कट करके, या न्यूज़पेपर से लेटर्स या पिक्चर कटिंग करके उनको चिपका के आप बहुत अलग अलग तरीके से चार्ट बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं चार्ट, जैसे फर्स्ट चार्ट जो है वो संडे मंडे ट्यूसडे। अभी चार्ट पेपर का एक और रीजन है क्लासेस में। आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग सड़क पे जाते हैं, हम लोग हर रोज जिस सड़क से जाते हैं, तो बहुत सारी जगह पे बहुत सारे बोर्ड होते हैं, तो वो हमारे दिमाग में एक जगह बना लेते हैं। किसी को कोई रास्ता बताते या कुछ बताते तो हम लोग बताते ये उस दुकान का नाम लिखा है, ये ऐसा बोर्ड है, ऐसा है। क्योंकि जो चीजें इस तरह से जो हमको दिखाई देती, नजरों में हमारे रहती है, वो हमारे बैक ऑफ द माइंड हमेशा रहती है। चार्ट पेपर ऐसे बनाइए कि जो बच्चों को मतलब नजर के सामने रहेंगे, और उसका उद्देश्य ये होता है कि वो हर टाइम, क्योंकि ये खोल के फिर बंद करके रख देंगे, वो फिर से नजर नहीं आएगी। चार्ट पेपर या ये होता ही इसीलिए है कि वो बच्चों की नजर के सामने रहे, बहुत चीज लंबे समय तक नजर के सामने, वो बच्चे अपने आप उसको ग्रास्प कर लेते हैं, अपने आप उसको ले लेते हैं। तो ये एक मेमोरी रिटेंशन इसकी वजह से बढ़ जाता है। अब इसमें मैंने बहुत सारे टैब को अलग अलग, एक जो लास्ट चार्ट है आप उसको देख सकते हैं, उसमें नंबर लिखे हैं, आप चाहे तो उसको बड़ा करके भी देख सकते हैं। तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, उसके जो ऐसे 2 लिखा है तो 2 के अंदर 2 4 6 8 10 20 तक जो भी उसका टेबल चार्ट होता है,
आप शायद बच्चों को बनवाते होंगे कि 2 का टेबल चार्ट बनाते तो हम सिर्फ आंसर्स लिखते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो ये 2 के अंदर सिर्फ यही टेबल चार्ट लिखा हुआ है, वैसे 4 के अंदर 4 का टेबल चार्ट लिखा है, 4 8 12 16 लाइक दिस। तो जब इस तरह से किसी पर्टिकुलर शेप में आप चार्ट बनाते हैं और उसको लगाते हैं, तो बच्चा 2 देखेगा, उसके अंदर हमेशा उसकी नजर जाएगी, तो उसको याद रहेगा कि 2 का टेबल लर्न हो जाएगा, 3 का टेबल लर्न हो जाएगा, 4 का टेबल लर्न हो जाएगा। तो इस तरह से चार्ट को पर्टिकुलर शेप में के और उसके आंसर्स लिख के, तो ये आप बहुत सारे कुछ इजी तरीके होते हैं जो बच्चों के नजर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है। सॉरी मैम, आपकी आवाज़ थोड़ी ब्रेक हो रही मामूली सी, तो अगर वहाँ से कोई सॉर्ट आउट हो सके तो आप ज़रूर कीजिए। मामूली सी ब्रेक हो रही है आपकी आवाज़। अच्छा, ठीक है, मैं 1 मिनट। जी, ठीक है, मैं कर रही हूँ। जी। जी, हमने आई होप आप सबको मजा आ रहा है, बोरिंग तो नहीं लग रहा है? आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे आराम से? जी, सभी चैट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, जो मैम अभी आपके लिए बताए हैं, तो वो आपके लिए समझ में आया कि नहीं आया है? यदि नहीं आया है, तो आप अनम्यूट करके ज़रूर पूछें। ज़रूर आप सभी चैट बॉक्स में ज़रूर दें अपनी प्रतिक्रिया, जैसा अभी पीपीटी में बताया है, पढ़ना चार्ट पेपर। नितिन जी, हम नेक्स्ट पे चलेंगे अभी। जी, जी, चलिए। प्लीज आप लोग अपने वीडियो ऑन रखिए। जी शिल्पी जी, आप सभी का धन्यवाद जवाब देने के लिए। धन्यवाद अमन जी। आ, ये दूसरे चार्ट पेपर है, ये मैथ्स और इंग्लिश लैंग्वेज से। लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं ये एक चार्ट पेपर है फ्रैक्शन सिखाने के लिए। आप में से जो मैथ्स टीचर होंगे वो तुरंत पहचान जाएंगे। फ्रैक्शन मतलब जो भाज्य बच्चों को हम सिखाते हैं, तो सिंपली आप उनको ऐसे समझाएंगे। और मैंने देखा है, मैं जब इंटरव्यू लेती हूँ तो बच्चों से पूछती हूँ कि आप फ्रैक्शन का कोई एग्जांपल दीजिए, तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनको समझ नहीं आता है। इवन 6 7 में फ्रैक्शन का एडिशन बच्चों को नहीं समझ में आता है, क्योंकि हम सिर्फ नंबर्स लिख के करवाते हैं उनको। आप यदि उनको प्रैक्टिकली कुछ एग्जाम्पल दे के करवाएंगे और उनको यदि एक बार कंसेप्ट से समझ में आया है फ्रैक्शन, तो उनको फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी यहाँ पे जैसे फ्रैक्शन का चार्ट है, उसमें एक सबसे पहले एक ऑरेंज आप देख रहे हैं कि वो 1 पीस है। उसके बाद उसके यदि 2 पीस करते हैं तो कितने होते हैं। तो बच्चे इससे क्या होता है, कंपैरिजन सीख सकते हैं। 1/2 कैसे होगा, 1/3 मतलब एक का तीसरा हिस्सा, 1/4 एक का चौथा हिस्सा। अभी यहाँ पे बच्चे जैसे 2 तो 1/4 प्लस 1/2 आप उनको कंपैरिजन करके भी बता सकते हैं कि 1/3 मतलब 1/6 के 2 पीस के बराबर 1/3 का एक होता है। और दूसरा एक कंसेप्ट आप यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे 1/2 यहाँ पे 2 नंबर से छोटा है लेकिन वो हिस्सा बड़ा है, और 1/4 4 नंबर बड़ा है लेकिन वो हिस्सा छोटा है। तो आप बता सकते हैं उनको कि फ्रैक्शन में जब नीचे का नंबर बड़ा होता जाता है वैसे हिस्सा छोटा होता जाता है। जनरली बच्चों को क्या लगता है, नंबर बड़ा वो बड़ा होता है। तो 1/2 और 1/4 का आप कंपैरिजन पूछे कि कौन सा बड़ा है, तो वो 4 नंबर बड़ा कंसेप्ट लेके चलते हैं। लेकिन जब आप इस तरह से चार्ट के माध्यम से, बहुत बढ़िया, तो आपको कंपैरिजन करके आपका चार्ट इस तरह से होना चाहिए जो बच्चों को कंसेप्ट क्लियर कर दे। कंपैरिजन करके यदि बताते हैं तो बच्चे बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। उसके अलावा आप साइड में देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल्स आप ऐसे बताएंगे समझ में आए, लेकिन यदि हमेशा बच्चों के नजर के सामने और उसके नाम लिखे हुए हैं,
उनको पता है कि 90 से छोटा होता है क्या कहलाता है, 90 क्या कहलाता है, 90 से बड़ा क्या कहलाता है, नजर के सामने हमेशा रहना। जी मलिक जी, मेरी आवाज आपको क्लियर नहीं आ रही है क्या? नीरज जी? जी थोड़ी ब्रेक हो रही मैम आपकी आवाज। ठीक है, मैं 1 मिनट, 1 जी सेकेंड, आई विल जॉइन। अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी परफेक्ट मैम। थैंक यू। ओके, ये जो दूसरा चार्ट है, टाइप्स ऑफ एंगल्स, अभी इसमें मैंने एक और चीज आपको बतानी चाहिए कि ये जो कई बार प्रॉब्लम होती है हम लोगों को कि जब हम चार्ट में लिखते हैं, अविनीता जी अभी शायद क्लियर हो गई है। कई बार हमको प्रॉब्लम होती है कि हम चार्ट बनाते हैं तो जो बड़े लेटर्स लिखना है तो उसको डबल उससे लिखना बड़ा मुश्किल होता है। तो एक सॉल्यूशन मैंने आप लोगों के लिए दिया है कि जैसे न्यूज़पेपर होते हैं उसके अंदर आपको सारे लेटर्स बड़ी साइज में वगैरह मिल जाते हैं, तो आप उनको कट कर लीजिए और उनको स्टिक करके आप इस तरह से इजीली चार्ट बना सकते हैं। ये कई बार होता है कि हमको कैलीग्राफी इतनी नहीं आती है, डबल वाले जो है लिखना लेटर्स उसमें प्रॉब्लम होती है, तो ये एक आपके लिए सॉल्यूशन है। वैसे इंग्लिश के लिए टाइप्स ऑफ सेंटेंस तो आप चार्ट के साथ जो उसकी डेफिनेशन है या कुछ वर्ड्स है उसके साथ थोड़े से यदि पिक्चर ऐड कर देते हैं तो भी ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। नीरज जी नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। एक ये चार्ट बनाया है, होमोफोन, होमोनीम्स एंड होमोग्राफ। आप उससे मुझे कोई बता सकते हैं ये क्या होता है? प्लीज, कोई इंग्लिश टीचर है तो प्लीज। शायद मैम ये सभी के लिए नया है इसलिए कोई बता नहीं पा रहा है। जी बताइए रानू जी, कोई बात नहीं। जी सेम साउंड वाले वर्ड्स। जी शिवी जी। होमोफोन, फोन जो शब्द है वो साउंड से जुड़ा हुआ है, आवाज, मतलब जिसका साउंड सेम होता है वो होमोफोन होते हैं। होमोफोन के एग्जाम्पल सी, ठीक है, SEAC, SEEC। नहीं प्रभु जी, राइमिंग वर्ड्स अलग होते हैं। राइमिंग वर्ड जिसमें पीछे लास्ट वाले लेटर सेम होते हैं, बोला सेम जाता है। होमोफोन जिसका उच्चारण सेम होता है लेकिन स्पेलिंग अलग होता है। SEEC और SEAC, SEEC मतलब देखना, SEAC मतलब समुद्र, ठीक है। होमोग्राफ, होमोनिम्स बाद में आती हूँ। होमोग्राफ, होमोग्राफ होते हैं जिसके स्पेलिंग सेम होते हैं लेकिन उच्चारण अलग होता है। जैसे READ, उसको हम रीड पढ़ते हैं लेकिन उसका जब पास्ट टेंस में उच्चारण होता है तो रेड हो जाता है ना। वैसे LIVE, लाइव भी होता है और लीव भी होता है, दो उच्चारण अलग होता है तो, लेकिन स्पेलिंग सेम है। और होमोनिम्स, होमोनिम्स ऐसे होते हैं जिसका स्पेलिंग भी सेम होता है, उच्चारण भी सेम होता है लेकिन अर्थ अलग होता है। जैसे बैंक, BAN के बैंक, जहां हम पैसे जमा करते हैं वो भी एक बैंक होती है, और दूसरा समुद्र का किनारा वो भी बैंक होता है। तो जब इस तरह की चीजें जो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है उसको आप जब एग्जाम्पल्स के साथ कुछ कलरफुल उसको करके, जी मलिक जी, उच्चारण में समान परंतु वर्तनी और अर्थ में भिन्न, बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह की चीजें जो ऐसे थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड, क्योंकि ये सब में आपके होमो आता है, होमो मतलब एक जैसा, समान, ठीक है। तो ऐसे चीज के जब चार्ट बना के क्लास में रहेंगे तो जब बच्चों की नजर के सामने जो चीजें रहती है वो लंबे समय तक याद रहती है। तो ये मतलब ये एक इफेक्टिव TLM हो सकता है क्लास के अंदर करने के लिए, या आप बच्चों को करने के लिए भी दे सकते हैं, बच्चे करके लाए और फिर उसको क्लास में लगाइए, तो एक बहुत इफेक्टिव TLM की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं।
नीरज जी हम आगे चलेंगे। थ्री डी चार्ट, 3D मतलब 3 डायमेंशन, आप सब जानते हैं, जहाँ पे लंबाई, चौड़ाई और गहराई, तीसरा एक उसमें ऐड हो जाता है गहराई, तो वो 3D चार्ट हो जाते हैं। 3D चार्ट इसलिए इफेक्टिव होते हैं क्योंकि वो बच्चों को तुरंत से नजर अपनी तरफ खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। 3D कोई भी प्लेन चीज होगी तो हम शायद इतना अट्रैक्ट नहीं होंगे, लेकिन जहाँ कुछ उठा हुआ है, कुछ ऐसा है, तो तुरंत नजर जाती है। वैसे ही बच्चों की, तो इसके कुछ एग्जाम्पल है। जैसे पहला वाला एग्जाम्पल, उसमें बलून लिए हैं और बलून के ऊपर मंथ के नेम लिख के उसको स्टिक कर दिया है। तो क्या होगा, बलून जो ऐसी चीजें बच्चों को हमेशा अट्रैक्ट करती है, और जिसके ऊपर कुछ लिखा है तो बच्चे उसको पढ़ते रहेंगे, याद करते रहेंगे। उसके सिवा जैसे पार्ट ऑफ प्लांट्स है, आप अपने टॉपिक के हिसाब से, आप जो भी आपकी जरूरत है उसके हिसाब से आप अपना TLM मतलब इसको बना सकते हैं। जैसे पार्ट ऑफ प्लांट के अंदर लीव्स है, फ्लावर है, फ्रूट है, रूट्स है, तो हर एक पार्ट को अलग से ऊपर से बनाया गया है। तो ये क्या करेगा, बच्चों को क्या देखना है, बच्चों को जो चीज उभरी हुई होती है वो पहले दिखेगी। तो जो हमको दिखाना है, यदि हम उसको 3D में बताते हैं, तो बच्चों को आई कैची होता है और वो इजीली उनको याद रहेगा। नीरज जी हम नेक्स्ट पे चलेंगे। ये एक 3D चार्ट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा, जब प्लैनेट्स जो होते हैं बताना है, तो किसकी साइज कितनी बड़ी कंपैरेटिव करके और किस तरह से दिखते हैं, कैसे होते हैं, तो इसमें यही कर सकते हैं। आप बॉल्स को हाफ कट किया गया है और उसको उसके ऊपर पेपर लगा के अलग अलग रंगों से और अलग अलग साइज वाले बॉल यूज किए, और इससे, तो ये एक ऐसा है जो बच्चों को एक्चुअल में, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो हम प्रैक्टिकली बच्चों को दिखाना मुश्किल है। अभी सोलार सिस्टम, ये सोलर सिस्टम बच्चों को आप प्रैक्टिकली ऐसे दिखाना मुश्किल है, आप दिखा नहीं सकते हैं। तो जब 3D चार्ट के माध्यम से हम इसको इजीली ऐसा बना सकते हैं कि जो आई कैचिंग होगा, अट्रैक्टिव होगा। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इसके 3D चार्ट के लिए। नीरज जी नेक्स्ट पे चलेंगे। ये मैंने थोड़े से ये लिए हैं। जरूरी नहीं कि हर बार आप बहुत सारा कुछ सामान इकट्ठा करके कुछ बनाए। मैंने कुछ एक 3D चार्ट के एग्जांपल लिए जो आपके आसपास इजी अवेलेबल चीजें हैं। जैसे ये प्लांट्स के लीव्स, पत्तियां अलग अलग तरह की, अलग अलग शेप की होती है। आप उनको इकट्ठा करके कैसे 3D चार्ट्स बना सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स बना के बताए हुए हैं, तो आप इतने इजीली इनको बना सकते हैं। आपको हर शेप की, हर तरह की पत्तियां आपके आसपास मिल जाएगी। इससे दो चीजें होती है, एक तो क्योंकि वो 3D होता है, बच्चों के लिए अट्रैक्टिव होता है, प्लस आपको इसमें करना कुछ नहीं, आपको सिर्फ उसको लेके, यदि आप उसको गीला चिपका सकते हैं, चिपक जाता है तो भी अच्छी बात है, अदरवाइज उसको आप किसी पेपर में रख के ड्राई करके और फिर उसको आप चिपकाइए, तो वो लंबे समय तक वैसा ही रहेगा। तो ये एक बहुत इजी तरीका है 3D चार्ट बनाने का। आप अपने टॉपिक के हिसाब से कौन सी चीज ज्यादा बेटर कर सकते हैं। एक और नेक्स्ट पेज पे भी का एग्जांपल है। नीरज जी प्लीज। इसमें लीव्स के ऊपर कलर को भी यूज किया है। क्रिएटिविटी आप जितनी अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं उसको कर सकते हैं। तो लीव्स को ही एज अ शीट, एज अ पेपर यूज करिए, उसके ऊपर कलर करके और फिर आप उसको बनाइए। तो जो चीज आपको अवेलेबल है उसको कैसे कन्वर्ट करना है, वो आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करेगा। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। प्लीज थम्स अप करके बताइए। थैंक यू नंदिनी जी। थैंक यू शिवी जी। थैंक यू लवी जी। थैंक यू चांदनी जी। जी नीरज जी हम नेक्स्ट पे चलेंगे। थैंक यू रश्मि जी। अभी ये पॉकेट चार्ट और फ्लिप चार्ट। थैंक यू शिल्पी जी। पॉकेट चार्ट मतलब जो चार्ट पेपर होता है, हम कोई भी हार्डबोर्ड या कार्डबोर्ड के ऊपर
चार्ट लगा के उसके ऊपर छोटे से पॉकेट बना सकते हैं। इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आपको जो एग्जाम्पल दिया है वो मैथ्स का दिया है, जैसे नंबर्स लिखे हैं 5 6 7 8 9 कुछ लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके अंदर पॉकेट के अंदर रखने के लिए कुछ स्ट्रिप्स बनाई है। कुछ स्ट्रिप्स के ऊपर अलग अलग मैथमेटिकल जो भी अरेंजमेंट है, जैसे 7 - 2 इक्वल टू ब्लैंक है। थैंक यू सलोनी जी। वैसे 2 + 3 है, 4 + 1 है, या 10/2 है। तो जिसका भी आंसर 5 आता है वो आपको उसमें रखना है। तो ये आप बच्चों के साथ थोड़ा सा खेल भी सकते हैं। आप पूछ के बता सकते हैं कि अब इसको किस पॉकेट में डालना है। इस पॉकेट चार्ट में मैथ्स के अलावा आप लोग लैंग्वेज के लिए कर सकते हैं। आप नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, अलग अलग वर्ड्स को स्ट्रिप्स पर लिख लीजिए और जो पॉकेट है उसके ऊपर नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव लिख लीजिए एंड देन बच्चों को बताइए और उसको पॉकेट में रखिए। या इसी तरह से एनिमल्स के बारे में भी, टाइप्स ऑफ एनिमल्स करवा रहे हैं आप, या टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और इस तरह से अलग अलग करवा रहे हैं, तो आप उसके जितने टाइप्स है उसको उसके अंदर रख सकते हैं। यदि आप 5 6 7 में पढ़ा रहे हैं तो बहुत सारी चीजें होती है जिसको आपको डिफरेंशिएट करना होता है। हर एक के अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे संज्ञा के प्रकार हो गए, टाइप्स ऑफ नाउन हो गए, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव हो गए। तो आप इस तरह से पॉकेट चार्ट बना के अलग अलग चीजें लिख के, ये इसलिए ज्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि जब सिर्फ हम बोर्ड पे लिख दे, वो पढ़ा हुआ बच्चों को इतना इम्पैक्ट कभी नहीं करता है जितना प्रैक्टिकली, क्योंकि इसमें हम बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप इसको यूज कर रहे होंगे, आप बच्चों से पूछते जाएंगे, अकॉर्डिंगली करते जाएंगे, तो सब लोग इंटरेस्ट लेंगे। उसके बाद है फ्लिप चार्ट। फ्लिप चार्ट मतलब कुछ फ्लिप करना है, पेपर को उठाना है। तो यहाँ पे एक बहुत सिंपल तरीका, बहुत अच्छा तरीका दिया गया है। इसमें एक स्क्वायर है वो अलग से मूव करेगा और एक चार्ट के ऊपर 1 से 100 लिखा हुआ है, ठीक है। अभी उस फ्लिप चार्ट में -1 + 1, जैसे अभी 24 पे है वो चार्ट, हम -1 वाला यदि फ्लिप करते हैं, हम बच्चों को बता सकते हैं कि आप यदि इसमें से 1 माइनस करेंगे, मतलब एक बिफोर नंबर जाएंगे तो 23 उनको दिखेगा। 1 प्लस करते हैं तो 25 आएगा। वैसे ही टेंस और ऊपर और नीचे जाएगा कि एक 10 ऊपर किया, 24 का 10 माइनस किया तो 14 आएगा, और 10 प्लस किया तो 34 आएगा। तो ये आप जहां भी रखेंगे वो बच्चे फिर आप उस बता सकते हैं, उसको कर सकते हैं। एक आपको मेरा विंडो दिख रहा है, एक मैंने बना के रखा है आपके लिए। आर यू एबल टू सी? आई होप देख पा रहे हैं आप लोग। जी धन्यवाद नंदिनी जी, आलिया जी। अभी ये मैंने भाषा के लिए बनाया है। मैंने की से शुरू होने वाले शब्द बनाया है। किताब, किसान, किरण, किशोर, किनारा, किशमिश। इस तरह से आप, ये लैंग्वेज में मैंने बताया, मैथ्स में बताया। आप, आपका जो भी विषय है उसके ऊपर आप बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं। आप उपसर्ग सिखा रहे हैं, आप प्रत्यय सिखा रहे हैं, प्रीफिक्स या सफिक्स सिखा रहे हैं, तो आप अलग अलग तरीके से अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट आप उसको चेंज कर सकते हैं, आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, ये फ्लिप चार्ट बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। थोड़ा सा आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, कौन सा चार्ट आपके टॉपिक के लिए बेस्ट है वो आपको चुनना खुद पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम, नीरज जी। ये स्वाइप चार्ट, स्वाइप चार्ट यानी प्लेस वैल्यू सिखाने के लिए मैंने स्वाइप चार्ट के बहुत सारे टीएलएम अपने पास तैयार करके रखे हैं। ये जो प्लेस वैल्यू का टीएलएम है, देखिए मैंने उसको एक दूसरे तरीके से बनाया है, आप देख पा रहे हैं। ये एक बहुत इजी तरीका है बच्चों को प्लेस वैल्यू सिखाने का। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। अभी यहाँ पे आप इसको बच्चों को दिखा के पूछ सकते हैं कि आप इसको पढ़ के बताइए कि ये क्या लिखा है, ठीक है, कौन सा नंबर है। उसके बाद आप नंबर्स, हर एक बच्चे को पूछने के लिए आप नंबर अलग अलग चेंज कर सकते हैं। और एक प्रॉब्लम जो होती है बच्चों की, यदि मैंने पूछा कि 805
बच्चों को पता नहीं होता है कि 10 की प्लेस पे कुछ नहीं तो वहां पे 0 आएगा। जब बच्चों को हम लिखने को देते तो 85 लिखते 805 की जगह। ये प्रॉब्लम आपने देखा होगा। तो आप जब इस तरह से सिखाएंगे तो ये बच्चे इसको इजीली समझ सकते हैं। बनाना बहुत इजी है। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने चार्ट की स्ट्रिप्स ली है, सारी एक जैसी स्ट्रिप है, और इस एक स्ट्रिप के ऊपर मैंने यहाँ पे 2 कट लगाए हैं, और उस कट में से जस्ट इतने बड़े हैं, इसकी चौड़ाई के से थोड़े से बड़े कट है, और इसको इसमें से पास कर लिया है, और इन पे नंबर लिखे हुए यहाँ पे 1 10 100। इसको बनाने में शायद 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं लगा मुझे, लेकिन ये यूज करने के लिए बहुत अच्छा है। बहुत इजीली बनने वाली चीज है आपके लिए। आई होप आप लोग जरूर बनाएंगे इसको और अपनी क्लास में यूज करिए। जब इस तरह से कोई चीज हम करते हैं तो बच्चों को देखने में ज्यादा मजा आता है और उनके कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होते हैं। क्योंकि हम बच्चों को बोले कि सिर्फ आपको नंबर चेंज करना है, लेकिन यहाँ पे हम प्लेस वैल्यू चेंज करके पूछ सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। बच्चा हर एक चीज को इजीली समझ जाएगा। कैसा लगा आपको ये? प्लीज चैट बॉक्स का उपयोग करिए। थैंक यू नंदिनी जी। अभी सेम ये चीज आप लोग, थैंक यू रश्मि जी, सेम ये चीज आप लोग इंग्लिश में भी कर सकते हैं। मैंने इंग्लिश में स्पेलिंग 2 बनाए हैं। ये जैसे आईपी से वर्ड्स बनते हैं, डेप, लिप, नेप, पिप, सिप, टिप, जिप। ठीक है, बहुत इजी तरीका है और बहुत अच्छे से बच्चे इसका प्रोनाउंसिएशन सीख सकते हैं। सेम वैसे ही एक बनाया है, जेट, नेट, पेट, वेट। थैंक यू, थैंक यू। तो बहुत इजी तरीका है, बनाना भी बहुत इजी है। थैंक यू लवी जी। बनाना भी बहुत इजी है, यूज करना भी बहुत इजी है, और यदि एक बार हमने बना लिया तो उसको बहुत सारी जगह अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, इसके अलावा एक और मैथमेटिकल कंसेप्ट वाला चार्ट है, आप सब देख पा रहे हैं? इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बॉक्स रखा है और यहाँ पे नंबर्स। इसमें मैंने नंबर लिखे नहीं है, इसमें मैंने कैलेंडर का यूज किया है, कैलेंडर से नंबर कट किए हैं। ठीक है, इसलिए बनाना मेरे लिए बहुत इजी हो गया था। अभी यहाँ पे आप इसमें इस एक से प्लस और माइनस 2 चीज सिखा सकते हैं। वो कैसे, मैं बताती हूँ आपको। शुरू से करते हैं हम इसको। यहाँ पे 0 + 1 1 होता है, 1 - 0 1 होता है। ठीक है, 1 + 1 2, 2 + 0 2, 2 - 1 1, 2 - 0 2। आप जहां तक जाएंगे, 2 + 1 3, 1 + 2 3, 0 + 3 3, 3 - 2 1, 3 - 1 2, 3 - 0 3। आप जितने आगे तक जाएंगे, जहां तक जाएंगे, आप उसके सारे क्वेश्चन आंसर, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पूरा आपको मिल सकता है। ये बनाना बहुत इजी है। सिर्फ यहाँ पे एक मैंने शीट को इस तरह से लगाया है और एक शीट को इस तरह से, यहाँ पे इसको खाली कट किया है ताकि वो इसमें से दिखाई दे। ये दोनों अलग हो जाते हैं इस तरह से। बहुत इजी है बनाना, उसको संभालना, ले जाना, और लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। बच्चे इसको बहुत एंजॉय करेंगे। और यदि ये कंसेप्ट, सिर्फ ये कंसेप्ट 0 से 9 का कंसेप्ट यदि क्लियर हो जाता है प्लस और माइनस में, तो बच्चे कितने भी डिजिट के जो कैलकुलेशन है उसको ओरली इजीली कर सकते हैं। अब कई बार होता है हम 6 7 के बच्चों को पूछते हैं कि 8 + 3, तो तुरंत उनके दिमाग में नहीं आता है, क्योंकि ये 0 to 9 का कंसेप्ट यदि उनको नहीं पता होता है तो उनको एडिशन, सब्ट्रैक्शन या पैसे काउंट करना है, जैसे 50 - 47, 60 - 32, तो कंफ्यूजन जो होते हैं, यदि ये कंसेप्ट क्लियर होगा 0 से 9 का, तो कोई भी एडिशन वो लोग ओरली बड़े आराम से कर सकते हैं। तो कोशिश करिएगा कि इस तरह से इजी चार्ट आप
बहुत आराम से बना सकते हैं और उसको क्लास में यूज करें। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे हम। ये सारा हमारा अभी सिर्फ पढ़ना ही चल रहा है। ठीक है, अभी एक है बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड स्कूल में एक ऐसा बोर्ड होता है जहाँ पे बुलेटिन से आप समझ सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं न्यूज बुलेटिन, जहां से सारी खबरें या सारी बातें सब तक पहुंचाई जाती है, एक्सप्रेस की जाती है सबको, दैट इज कॉल्ड बुलेटिन। ठीक है, तो ये बुलेटिन बोर्ड है। बुलेटिन बोर्ड एक स्कूल में होना चाहिए जहाँ पे जो भी रिसेंट चीजें हैं, ये बच्चे सारे हमेशा बुलेटिन बोर्ड पढ़ते हैं। मेरी ऑफिस के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड है और उस पे कुछ भी नया होता है तो उस बोर्ड पे नोटिस आ जाती है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है आपको, बच्चों को वेलकम का है या कोई भी है। तो बुलेटिन बोर्ड एक होना चाहिए स्कूल में, एक जगह जहाँ बच्चों को पता है कि कुछ भी नया होगा तो वो चीज वहां होगी। यदि कोई भी नई आने वाला, जैसे आपका कोई गेम्स है, कोई फेस्टिवल है, आपने उसका कुछ प्लानिंग किया है, आने वाले एग्जाम है उसका टाइम टेबल है, या जो भी आपका प्लानिंग होता है, जो भी फ्यूचर होता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो होती है वो डिटेल इंफॉर्मेशन आप बुलेटिन बोर्ड पे उसको अट्रैक्टिव, और बच्चों को एक आदत होगी कि हमेशा पढ़ने की, ये हम बच्चों को एक आदत डाल सकते हैं कि वो हमेशा पढ़े और नॉलेज लेते रहें। तो एक बुलेटिन बोर्ड क्लास स्कूल में जरूर बनाइएगा और उसका यूज करिएगा। जब बुलेटिन बोर्ड पे कोई हमारे पास कोई एक्टिविटी नहीं है, कुछ नहीं है, खाली रखना है, तब हम क्या करेंगे उस बुलेटिन बोर्ड का? तो उसके लिए नीरज जी हम नेक्स्ट पे चलेंगे, उसका एक एग्जांपल बता रही हूँ आपको। बुलेटिन बोर्ड के ऊपर एक पहेली लगा सकते हैं। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर थे, वो ये करते थे जब खाली होता था तो ही यूज्ड टू कीप एक जीके का क्वेश्चन निकाल के बुलेटिन बोर्ड पे लगा दिया, और जिस बच्चे को आंसर आता है उसको लिखकर वो आंसर ऑफिस में आके एक डब्बा रखा था उसमें डाल के चले जाना है, और उसको फिर पढ़ा जाता था किसके आंसर सही है, फिर नाम अनाउंस होते थे। तो आज आपके लिए एक पहेली रखी है मैंने। कैन यू मेक 36 विथ 629 523? अभी आप सबको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, प्लीज बी अटेंटिव। ये जितने नंबर दिए हैं, जैसे 2 दो बार दिया है तो आप उसको 2 बार यूज कर सकते हैं। आप इसमें कोई मैथमेटिकल सिंबल यूज कर सकते हैं, आप प्लस कर सकते हैं, आप माइनस कर सकते हैं, आप 2 लेटर को साथ में मिला सकते हैं, 3 लेटर को साथ में मिला सकते हैं, आप मल्टीप्लीकेशन, जैसे भी आप जमाना चाहे, बट आंसर 36 चाहिए। चलिए लेट्स सी आप लोगों में से कितने लोग कर पाते हैं। 6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, वेरी गुड अमन जी। जी अमन जी, बहुत बढ़िया। प्लीज सब लोग कोशिश करिए। और भी हो सकते हैं, प्लस माइनस डिवीजन, सब कुछ यूज करिए। जी रानू जी, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं नंदिनी जी, कोशिश करिए फिर से। नाइन फोर 36, जी रश्मि जी बिल्कुल सही है। चलिए नीरज जी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। इसके बहुत सारे जो भी आंसर्स हैं मैं आपको बताती हूँ, पॉसिबल आंसर्स।
ये रहे आपके सामने। जी नन्नी जी, बिल्कुल सही है। बहुत सारे पॉसिबल आंसर है इसमें, प्लस करके माइनस करके, 5 into 2 into 3 plus 6, 5 into 6 plus 2 into 3, 59 minus 23, 9 into 2 into 2 जैसे अमन जी ने बताया, 6 into 2 into ये भी अमन जी ने बताया, 9 into 5 minus 2 minus 2 36 होगा। जी विनीता जी, 9 into 3 plus 5 plus 2 plus 2 36 हो जाएगा। तो ये आप इस तरह से बच्चों को बहुत सारे ऐसे कोई क्वेश्चन दीजिए जिसके मल्टीपल आंसर हो, क्योंकि जब हम सिर्फ कोई एक क्वेश्चन पूछेंगे सिंपली उसका एक ही आंसर है तो शायद वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा। तो बुलेटिन बोर्ड का यूज करने के ऐसा कुछ करिए जिसके मल्टीपल आंसर हो सके, इस तरह से बहुत कुछ हो सकता है, तो बच्चे इंटरेस्ट लेंगे और बहुत सारे बच्चे जो है वो कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ, ये सारा था रिलेटेड रीडिंग, पढ़ने से रिलेटेड। इसके अलावा पढ़ने के लिए किताबें, कहानियां, लाइब्रेरी आपकी यदि बहुत अच्छी है तो आप लाइब्रेरी को एक अच्छा करने का एक तरीका आपको बताना चाहूंगी। जैसे हमारे स्कूल में हम करते थे, मैं जो पिछले स्कूल में थी, कि पेरेंट्स को हमने ये कहा था कि जनरली आपके यहाँ बच्चों का जन्मदिन होता है तो पेरेंट्स चॉकलेट भेजते होंगे, यस और नो? बच्चों का बर्थडे होता है तो पेरेंट्स कुछ गिफ्ट या चॉकलेट्स सब बच्चों को बांटने के लिए भेजते हैं, एम आई राइट? हाँ, प्लीज चैट बॉक्स का उपयोग करिए। यस यस इति जी, जी सब बेचते हैं जी, आलिया जी, जी नन्नी जी। तो क्या करिए आप, पेरेंट्स को बोलिए कि, क्योंकि चॉकलेट बच्चे वैसे भी बहुत खाते हैं, ज्यादा चॉकलेट खाना अच्छी बात नहीं होती है, तो हम ये कर सकते हैं कि जिस बच्चे का बर्थडे है उसके पेरेंट जितने की चॉकलेट खरीदते हैं उतने की कोई एक अच्छी सी किताब खरीदे, कुछ एनसाइक्लोपीडिया हुआ, कुछ कोई अच्छे लेखक की कहानियां, बच्चों ये जो पढ़ सके, इस तरह से अलग अलग स्टोरी बुक्स हैं, पिक्चर बुक्स हैं, तो वो खरीद के और उसके ऊपर अपने बच्चे का नाम लिख के कि उसकी तरफ से स्कूल को भेंट, और वो स्कूल को प्रेजेंट करे ताकि हाँ, ठीक है मैं बताती हूँ। वो स्कूल को प्रेजेंट करे ताकि स्कूल की लाइब्रेरी में वो रहेगी। इससे दो तीन चीजें होगी। एक तो बच्चा जब मतलब करता है तो एक अपना बॉन्ड होता है कि मेरी एक बुक लाइब्रेरी में है, तो बच्चा शायद जाके उसको पढ़ेगा, दूसरे बच्चों को बताएगा कि आप भी पढ़िए। उसके अलावा बच्चा स्कूल छोड़ के भी चला जाता है तो सालों तक उसका नाम वो बुक के साथ स्कूल में रहेगा, तो एक ये मेमोरी रहती है। और दूसरा हमारा फायदा ये है कि हमारी जो लाइब्रेरी है वो एनरिच होगी, अच्छी होगी, तो हम मतलब ज्यादा अच्छा बच्चों को टाइम दे सकेंगे, यूज कर सकेंगे। 9 5 जा 45, -2 ठीक है। 45 नहीं, सॉरी ये आंसर गलत है, 36 नहीं होगा, इसमें एक और था, -3 भी आना चाहिए था, सॉरी रॉन्ग है। थैंक यू बताने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी, इसके अलावा अखबार है, मैगजीन है। मैं ये करती हूँ जब बच्चों को, लाइक मैं 6 7 को एसएस पढ़ाती हूँ, तो मैं बच्चों को बताती हूँ कि कोई चीज जो टॉपिक में पढ़ा रही हूँ उससे रिलेटेड यदि कोई न्यूज या कुछ है न्यूज मैगजीन में, तो वो बच्चों को पढ़ने के लिए लाने के लिए, या जैसे कोई मैं इंग्लिश लिटरेचर जब पढ़ाती हूँ तो उनको बताती हूँ इंग्लिश या हिंदी लिटरेचर, या कोई जैसे अभी मेरा लेसन चल रहा है कि भक्ति मूवमेंट, तो उसमें बहुत सारे सब संतों के नाम आए, तो उससे रिलेटेड मैंने बच्चों को बोला है कि आप यदि मैगजीन में, न्यूज़पेपर में उनका कुछ लिखा हुआ है, उनके बारे में कोई जानकारी या कुछ है, तो उसको कट करके लेके आए और उसको हम क्लास में बोर्ड पे लगाएंगे। तो जो बच्चे लेके आते हैं हम उसको क्लास में बोर्ड पे लगाते हैं, तो वो बच्चों की नजर के सामने रहता है। हमारे यहाँ इंग्लिश टीचर ये करती है कि एक हर महीने में एक इंग्लिश राइटर को लेंगी, और उसमें बच्चों के पास चॉइस होती है, बार बार बच्चे अलग अलग करके लाते हैं, कि उस राइटर के बारे में 4 5 बच्चों को बता देते हैं कि आपको उनकी कोई भी पोयम या कोई बुक के बारे में या कुछ लेके आना है, और उसके बाद वो एटलीस्ट 1 महीने तक सॉफ्ट बोर्ड के ऊपर वो इन्फॉर्मेशन रहती है। तो बच्चे जब भी फ्री टाइम होता है आते जाते हैं तो वो उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको देखते हैं कि उसके बारे में जानते हैं। तो
बिना कुछ किए बच्चे इस तरह से बहुत सारे राइटर्स के बारे में, उसकी बहुत सारी पोएम्स और उसकी बहुत सारी चीजों के बारे में उसको बच्चे सीख जाएंगे। तो ये कुछ तरीके हो सकते हैं कि हम उसकी रीडिंग जो है बच्चों की, उसका यूज करके उसको बढ़ा सकते हैं। हम नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है सुनना। ठीक है, जिससे हमने देखा था कि ऑलमोस्ट 20% बच्चों को याद रहता है। द बेस्ट वे, आप जिसको जो सुनाएंगे वो बच्चे याद रखेंगे, क्योंकि जो बच्चे पढ़ेंगे वो याद नहीं रखेंगे, लेकिन आपकी बोली हुई बात हमेशा उनको याद रहेगी। तो जितना हो सके आप उनको बोल के सुनाइए। इसके अलावा हम पोयम वगैरह सुनाते हैं तो उसको रिसाइट करके सुनाइए, उसको गा कर सुनाइए। तो वो उसका मेमोरी रिटेंशन ज्यादा रहेगा, क्योंकि हम पिक्चर के डायलॉग हमको शायद इतने याद नहीं होते, लेकिन कोई गाना होता है जो बार बार सुना होता है तो वो बहुत याद रहता है। तो इस तरह से, या आप बच्चों को, नीरज जी नेक्स्ट स्लाइड करिए। आजकल एक ऑडियो बुक का चलन चला है यूट्यूब पे बहुत अच्छे से। पूरी किताब यदि नहीं भी पढ़ सकते हैं तो एटलीस्ट ऑडियो बुक होती है। मैं ये बच्चों को जरूर बोलती हूँ, उससे रिलेटेड जब भी मुझे मिलती है मैं बच्चों से लिंक शेयर करती हूँ। ये मैंने यूट्यूब से ही लिया है पिक्चर। तो ये एक विंग्स ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम की अग्निपंख अग्नि की उड़ान। तो ये पूरी ऑडियो बुक है, सिर्फ उसको बच्चे सुन सकते हैं। जिनको पढ़ना नहीं भी आता है तो वो बहुत अच्छी जानकारी। तो हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चों को जो चीजें सिखानी है उसको सुनना कैसे। वैसे भी बच्चे मोबाइल पे बहुत सारा टाइम निकालते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि बच्चों को कोई सही दिशा दे सकते हैं कि उनको मोबाइल पे देखना है तो क्या करना है, ये हम उनको बता सकते हैं। तो यदि इतनी देर भी मोबाइल देख रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ गेम, गेम खेलने की बजाय बच्चे कुछ उसका यूजफुल यूज मतलब उपयोग करेंगे। ठीक है, उसके अलावा समाचार होते हैं, कमेंट्री होती है, बहुत सारी चीजें होती है जिसमें से वो बच्चे सुन के इंफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं। जैसे जब मैं वेदर या के बारे में सिखाती हूँ बच्चों को, या लैंड टाइप्स वगैरह के बारे में सिखाती हूँ, तो मैं बच्चों को बोलती हूँ कि आज की न्यूज सुन के इस जगह का टेम्परेचर या उस जगह का टेम्परेचर, उस जगह के जो भी वेदर रिपोर्ट है, तो उसको कल न्यूज में सुन के कल क्लास में लेकर बताइएगा। तो बच्चे वो इन्फॉर्मेशन लाते हैं। तो हम इस तरह से उन, जब वो उस न्यूज को सुनेंगे तो बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करते हैं, तो हम उसको बता सकते हैं। इसके अलावा एक आजकल जैसे गूगल बाबा सब बोलते हैं, टीचर से ज्यादा बड़ा हो गया है। टीचर से बड़ा तो नहीं हो सकता है, लेकिन हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे उच्चारण होते हैं जो हम भी बोलते हैं तो शायद बच्चों को समझ में नहीं आते हैं। तो मैं जब क्लास में जाती हूँ तो मोस्टली मेरे पास मोबाइल होता है, तो मैं ये करती हूँ, बच्चे को जब कोई उच्चारण नहीं समझते हैं तो मैं उसको गूगल में टाइप करती हूँ और गूगल का जो उच्चारण है वो बच्चों को सुनाती हूँ। और इवन मैंने बच्चों को कहा है कि लेसन मेरे पढ़ाने से पहले आपको घर से पढ़ना है, और उसको पढ़ के आपको यदि उच्चारण नहीं आता है तो उसको टाइप करके आपको गूगल में उसका उच्चारण सुनिए, तो सही उच्चारण क्या होता है। तो एक हम ये सुनने का ये भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बच्चे यूज करते हैं मोबाइल तो वो उसका थोड़ा सा डाइवर्शन हम चेंज कर सकते हैं। सुनने से एक ये होता है कि जब हम बच्चे सुनते हैं तो अपनी इमेजिनेशन को यूज करते हैं। जिस चीज को सुना है बच्चे अपने इमेजिनेशन से वो पूरा पिक्चर दिमाग में बनाते हैं। और जब बच्चे ये काम करते हैं तो उसका मेमोरी रिटेंशन, जो खुद कुछ इमेजिन किया है, वो ज्यादा लंबे समय तक रहता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सुनने के 20% वाले। नीरज जी, हम नेक्स्ट पे चलेंगे। चित्र दिखाना, व्यू इमेजेस। आप लोगों के पास टेलीविजन या दिखाने के लिए कुछ प्रोजेक्ट या ऐसी कुछ स्कूल में सुविधा उपलब्ध है? इज इट देयर? प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। जी लवी जी, धन्यवाद। तो आप ये कर सकते हैं, आपका जो भी लेसन चल रहा है उससे रिलेटेड जितने पिक्चर है उनको आप पहले, क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं जो चीज का पिक्चर यदि देखा है तो वो मेमोरी रिटेंशन ज्यादा रहता है। तो आप बुक्स में, जैसे मैंने बताया कि यदि हम लाइब्रेरी एनरिच कर लेते हैं, एनसाइक्लोपीडिया। जी धर्मेंद्र जी, स्मार्ट क्लास प्रोवाइड होती है, बहुत अच्छी बात है लवी जी। तो आप हर एक चीज के पिक्चर नेट पे अवेलेबल होते हैं, तो जो चीज बच्चों को हमको दिखाना है उसके पिक्चर्स को डाउनलोड करके उसकी एक
पूरी कंप्लीट पीडीएफ बना के हम बच्चों को डिटेल में उसको समझा सकते हैं। जैसे मैं 6-7 स्टैंडर्ड को एक लेसन था टेम्पल्स ऑफ इंडिया, तो कितने तरह के टेम्पल हैं, किस तरह के पार्ट होते हैं उसमें, कौन कौन से टेम्पल फेमस है हिस्ट्री में। मैंने बहुत सारे टेम्पल्स, अपना सन टेम्पल हो गया है, मोढेरा वाला सन टेम्पल है, कोणार्क वाला सन टेम्पल है, उसके अलावा साउथ इंडियन टेम्पल्स जिसमें गोपुरम होता है, अलग तरह के बहुत सारे अलग अलग टेम्पल्स के पिक्चर लेके उसका पीडीएफ बना के बच्चों के साथ शेयर किया, उनको दिखाया। जब मैंने पढ़ाया था तो शायद उनको इतना समझ में नहीं आया था, बट जो पिक्चर्स दिखाए थे वो उनको पूरे याद रहे थे। तो उससे रिलेटेड, जो पिक्चर से रिलेटेड मेमोरी में था, जो मैंने आंसर लिखवाया वो बच्चों ने वैसा नहीं लिखा एग्जाम में, लेकिन जो मैंने पिक्चर बताए थे और उस वक्त जो समझाया था पिक्चर बताते हुए, वो चीजें बच्चों के दिमाग में थी, बच्चों ने वो सारी चीजें आंसर में अपने वर्ड्स में लिखी थी। तो ये इम्पैक्ट होता है पिक्चर्स का। मुझे एक बात बताइए, आप में से कितने लोग डुडलिंग करते हैं? डू यू नो व्हाट इज डुडलिंग? डुडलिंग आप लोग करते हैं? प्लीज चैट बॉक्स में लिख के बताइए यस और नो। आपको पता है डुडलिंग क्या होता है? कोई आंसर नहीं आ रहा है? जी अमन जी, बिल्कुल, किसी भी चीज को चित्र के माध्यम से दिखाना, लेकिन ये चित्र ऐसे होते हैं, डुडलिंग हम सब लोग करते हैं, हम सबकी आदत होती है। नहीं, क्राफ्टिंग नहीं होता है नंदिनी जी। डुडलिंग मतलब सिर्फ आप पेंसिल लेके किसी भी चीज को बहुत शॉर्ट, बहुत कम लकीरों से कोई भी चित्र बनाना, उसको डुडलिंग कहा जाता है। दोहराना नहीं शिवी जी, किसी भी चीज को बनाना। जैसे हम लोग कभी बैठे होते हैं, किसी से बात करें, कुछ कर रहे, सामने कागज पेन पड़ा है, तो हम लोग उसको सिर्फ ऐसे ही कुछ कुछ ड्रॉ करते रहते हैं, कुछ ट्रायंगल्स बनाए, कुछ लाइन बनाई, कुछ बनाया। ठीक है, इसको डुडलिंग कहा जाता है। डुडलिंग जो होता है, मतलब उसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च हुआ है कि जो डुडलिंग कहते हैं, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ने के साथ साथ यदि आपने कुछ ड्रॉ किया है, तो जब आप अगली बार उस पिक्चर को देखेंगे जो आपने ड्रॉ किया था, तो जो भी आपने पढ़ा था, या आप किसी से बात कर रहे हो और आपने कुछ ड्रॉ किया है, तो उस वक्त उस पिक्चर को देख के आपको वो पूरी बात एक साथ याद आती है। तो एक मेमोराइजेशन का तरीका होता है। डुडलिंग सबकी आदत होती है कि हम जब भी बैठे थे, बहुत सारे लोगों को देखा होता है, बैठे बैठे कुछ भी, कुछ पेन चलती है, कुछ कुछ बनाते रहते हैं, कुछ शेप्स बनाते हैं। तो इस तरह से डुडलिंग से हम लोग छोटी छोटी चीजें, जब आप बोर्ड के ऊपर जो समझा रहे हैं उसका यदि छोटा सा पिक्चर बना दे सकते हैं, तो वो बच्चों के लिए मेमोरी रिटेंशन इजी हो जाता है। बच्चों को खुद भी बोलिए कि जो चीज वो पढ़ रहे हैं उसके रिलेटेड पिक्चर यदि वो लोग साथ साथ बना के लर्न कर सकते हैं, तो वो बहुत इजी हो जाएगा। तो ये जो पिक्चर होते हैं, एक बहुत अच्छा माध्यम होते हैं। इसके अलावा बच्चों के पिक्चर के लिए, जैसे छोटी क्लास है, फर्स्ट स्टैंडर्ड है, कुछ है, उन लोगों को आप एक दे सकते हैं टास्क, जैसे ए से लेटर से शुरू होने वाले पिक्चर्स। अभी उनको करना कुछ नहीं है, सबके घर में न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर में बहुत सारे फोटोज आते हैं एडवर्टाइजमेंट में, इसमें तो वो उसको कट करके, और ए से तो एरोप्लेन का पिक्चर काटेंगे, एप्पल का पिक्चर, जो भी ए से रिलेटेड। तो इस तरह से आप सारे क्लास को अलग अलग दे सकते हैं, तो आपको एक ही उसमें बहुत सारे पिक्चर मिल जाएंगे और बहुत सारे चार्ट इजीली बन सकते हैं। तो इस तरह से पिक्चर चार्ट आप क्लास में यूज कर सकते हैं। ठीक है नीरज जी, नेक्स्ट पे चलेंगे। पिक्चर में एक होता है नक्शा, आप सब लोग यूज करते होंगे। ठीक है, नक्शे को हम कैसे अलग तरीके से कर सकते हैं यूज। इसमें जो पहला नक्शा दिख रहा है आपको, आप किसी भी नक्शे को लीजिए और उसको किसी हार्ड चीज पे, कुछ कार्डबोर्ड पे या चार्ट पेपर पे चिपका दीजिए, और उसको फिर डिफरेंट शेप में कट कर दीजिए, एंड देन उसको बच्चों को दीजिए। जैसे उसमें जिक्सॉ पजल हम जमाते हैं, सॉरी, जिक्सॉ पजल जैसे एक दूसरे के साथ पजल ऐड करके कुछ पिक्चर बनता है। यदि कोई नक्शा इस तरह से जिक्सॉ पजल में करके दिया गया, तो बेस्ट मेमोरी रिटेंशन है, वो सबसे ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। तो एक बहुत इजी तरीका है बच्चों को नक्शा बताने का।
दूसरा तरीका है, नक्शा जितना बड़ा होगा वो उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि हो सके तो नक्शे को दीवार पे लगा दीजिए। मैं ये करती हूँ, मेरे क्लास में ऐसी कोई जगह नहीं कि वो हमेशा वहां पे रहे। तो जब भी मेरा लेसन चल रहा होता है तो सॉफ्ट बोर्ड के ऊपर एक कील लगा के वहां पे नक्शे को, जब तक वो लेसन चल रहा है उससे रिलेटेड नक्शा, वो 4 दिन 5 दिन जब भी चलेगा वो मैप वहीं पे रहेगा। और बच्चों को जब भी टाइम मिलता है रिसेस में सुबह आकर जब भी, तो बच्चे उस नक्शे को पूरा पढ़ सकते हैं। तो उनको इंस्ट्रक्शन होती है कि सबको जाना है, वो नक्शा पढ़ना है। तो जब नक्शा दीवार के ऊपर लंबे टाइम तक रहेगा तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव होता है और बच्चे उसको खुद एक्सप्लोर करना सीखते हैं। हम सिर्फ उंगली रख के बता दे कि ये जगह यहाँ है, उसकी जगह बच्चे खुद ढूंढे कि ये जगह कहाँ पे है। उन दोनों में बहुत फर्क होता है, तो वो एक इफेक्टिव तरीका हो सकता है। और मैप के बहुत सारे तरीके हैं, आप बच्चों को से बनवा सकते हैं कि आप घर से स्कूल आते हैं उसका मैप बनाइए, कि रास्ते में क्या क्या चीजें आती है, कैसे टर्न होते हैं। मैप आप बहुत सारे तरीके से, इसके अलावा भी कुछ इनोवेटिव तरीके आप निकाल सकते हैं उसको यूज करने के। ठीक है, नीरज जी नेक्स्ट पे चलेंगे हम। नक्शे में जब बच्चों की सिर्फ आईज होती है, देखना, लेकिन वीडियो जब होता है बच्चों की 2 इंद्रियां साथ में काम करती है, एक देखना और एक सुनना। और देखने के अंदर भी, वीडियो देखने में क्या होता है, नक्शा या पिक्चर्स जो होते हैं वो स्टिल होते हैं, हिलते नहीं है। लेकिन जो वीडियो होता है वो मूविंग होता है। ठीक है, तो बच्चों को वीडियो दिखाया है, जिस चीज का वीडियो दिखाया होगा उसका मेमोरी रिटेंशन के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि 2 इंद्रियां एक साथ बच्चों की उसमें हो रही है। तो आप, और वीडियो एक इसलिए भी होता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, जैसे यदि मैं बच्चों को डिजास्टर मैनेजमेंट सिखा रही हूँ, तो भूकंप कैसे आता है और कितना नुकसान हो सकता है, क्या चीजें हो सकती है, सुनामी कैसे आ सकता है। तो यदि आपको ये सारी चीजें बतानी है तो आप एक्चुअली कुछ बता नहीं सकते हैं, लेकिन वीडियो इज द बेस्ट मटेरियल टू शो दैट। आप उसको दिखाने के लिए वीडियो सबसे अच्छा तरीका होता है। आप उसको वीडियो में दिखाइए, तो वीडियो में देख के समझ पाएगा। जैसे बोलते हैं कि जब बम फूटता है तो उसका गुबार जो मशरूम की तरह उठता है, तो आप बताएंगे मशरूम की तरह उठता है नहीं, जब आप उसको वीडियो में दिखाएंगे तो वो बच्चों के लिए बहुत लंबे समय तक दिमाग में रहेगा और इजीली समझ में इजी आएगा। प्लैनेट्स जो होते हैं वो 3D वाला, यदि वीडियो बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, मैंने आगे भी एग्जाम्पल दिए। तो इस तरह के वीडियोस जो होते हैं, बच्चों को जो चीजें हम प्रैक्टिकली नहीं दिखा सकते हैं, पॉसिबल नहीं है, तो उन चीजों को हम वीडियो के माध्यम से सिखा सकते हैं। या हम बच्चों को बता रहे हैं रेगिस्तान कैसा होता है या बर्फबारी कैसी होती है। अभी जो बच्चे यहाँ पे उन्होंने नहीं देखी, हमने सबने भी टीवी में देखा हुआ है, हर एक को पॉसिबल नहीं होता है ऐसी जगह पर जाना है, पहुंचना है। तो उसको बेस्ट एग्जाम्पल होता है वीडियो के थ्रू दिखाना। नीरज जी नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। अभी मैं जो थोड़े बहुत यूज करती हूँ, बच्चे टीवी सब लोग देखते हैं। अभी ये जो पहला एग्जांपल है ये मैंने अपनी क्लास में यूज किया था, इसलिए लिया है, मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगी। ये जो डार्क फैंटेसी का जो मेन टैगलाइन है वो है कांट वेट वांट वेट। ठीक है, कांट वेट मतलब वेट नहीं करेंगे, वेट नहीं कर सकते, और वांट वेट, वेट नहीं करेंगे। ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। ऐसे यदि बच्चों को आप बोलिए कि वांट विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म WNT होता है, वो नहीं याद रख पाएंगे शायद। लेकिन जब मैंने बच्चों को बताया कि आप ये ऐड देखते हैं, इसके अंदर ये वांट वर्ड आता है, ये शॉर्ट फॉर्म है विल नॉट का, बच्चे यस मैम हमने देखी है, सबको याद है। उसके बाद मुझे दोबारा कभी बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि एग्जैक्टली शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, उन सबको याद रहा। तो आप इस तरह से जो भी आप चीज, ऑब्जर्वेशन बच्चों का भी बहुत अच्छा होता है, थोड़ा सा आपको अपना करना पड़ेगा और आप बच्चों को ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसके अलावा दूसरा मैंने पिक्चर लिया है, ये एक बच्चों का सीरियल आता है नोबिता वाला, डोरेमोन। ये एक सीरियल था, इसकी बहुत अच्छी बात ये थी कि इसमें जितने भी एपिसोड्स बनते थे, हर एक एपिसोड में कोई एक ने एक कंसेप्ट को लेकर, वो जैसे जो मैंने पिक्चर लिया है वो मैं, क्योंकि मेरा बेटा देखता था, मैंने भी बहुत देखा हुआ है, चलते फिरते हमारी नजर रहती है तो नजर में आती है चीजें। तो ये एक ऐसा था कि वो एक पौधा ले आता है घर में, और तो उसको कैसे उसको पाले उसको नहीं समझ में आता है, वो खाना लेके उसके सामने रखता है। तो वो डोरेमोन उसको समझाता है कि ये पेड़ है और पेड़ अपनी जड़ों से लेते, पानी लेते और सारा कुछ वहां से लेते,
तो आपको यदि पौधा है तो आपको उसको पानी देना पड़ेगा। तो ये इस तरह के मतलब आप बच्चों को दे सकते हैं कंटेंट, मतलब कि आप ये देख सकते हैं, आप इसमें से ये सीख सकते हैं। यदि आपने देखा है तो ये चीजें, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम टीवी पे आते थे, जैसे मिक्की माउस का प्रोग्राम आता था, क्लब हाउस। उस क्लब हाउस में हर बार कोई एक प्रॉब्लम आता था और फिर मिक्की माउस उसका सॉल्यूशन निकालता था, और उस सॉल्यूशन में उन बच्चों को बहुत सारी चीजें किस तरह से यूज करना वो सिखाया जाता था। तो जो चीजें बच्चे देखते हैं वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, और फिर आप उसको, अब एक एग्जांपल मैं देती हूँ। आज मैं 7th स्टैंडर्ड में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन सिखा रही थी। अभी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है बच्चों को बताना था मुझे। तो कुछ बच्चे बोलते हैं हाँ भेदभाव, कुछ को समझ में आता है, लेकिन एग्जैक्टली उसको हम कैसे यूज करना, तो मैंने उनको 2 एग्जांपल दिए कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दिखाया जाता है, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करके हम कैसे, मतलब बच्चों में थोड़ा सा कि आजकल जो जितनी भी पिक्चर और आता है उसमें कैसे वो अवॉइड करते हैं। तो एक एड मैंने उनको बताया कि एक लड़का लड़की देखने जाता है, वो लड़की बताती है कि मुझे कभी कभी आने में देर हो जाती है ऑफिस से आने में। तो तुरंत वो लड़का उसको बोलता है कि ठीक है, तो खाना बनाने में मैं आपकी मदद कर दूंगा। जी नंदिनी जी, डोरेमोन। तो वो यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता है कि वो लड़की पढ़ी लिखी है, उसके ही जैसे जॉब करती है, लेट आती है, लेकिन फिर भी एक वो जो बात है कि खाना बनाना वो औरतों का काम है, मतलब वो बता रहा है कि मैं आपकी मदद करूंगा, मतलब वो काम आपका है लेकिन मैं हेल्प करूंगा। वो नो डाउट वो पॉजिटिवली बताया, लेकिन बेसिक कंसेप्ट जो उसका डिस्क्रिमिनेशन जो माइंड में है वो दिख रहा है। लेकिन वहीं सामने वो लड़की उसको जवाब देती है कि उस डिस्क्रिमिनेशन को कैसे हटाया जाए। तो ठीक है, बर्तन धोने में मैं आपकी मदद कर दूंगी, मतलब यदि खाना बनाना काम मेरा है तो बर्तन धोना काम आपका हो सकता है, क्योंकि हम दोनों जॉब करते हैं। तो यहाँ उसके अलावा एक और एड आती है एयरटेल 5G एक्सट्रीम 5G की, ठीक है। उसमें बताया जाता है जो लड़का है, जो बॉय है घर का, वो उस पे वीडियो पे यूट्यूब पे देख के पिज्जा बनाने, खाना बनाने की कोशिश कर रहा है। उसकी मदर है, वो शायद कोई मतलब ऑनलाइन कुछ मीटिंग कर रही है। उसकी सिस्टर वो वीडियो पे गेम खेल रही है, और उसके फादर है वो मैच देख रहे हैं, और फिर अचानक से वो उसमें डिस्क्रिप्शन आता है और रुक जाता है सबका, तो ये आते हैं। तो मैं बता रही थी बच्चों को कि जनरली एक हमारा माइंडसेट होता है कि लड़कियां हैं वो किचन में होंगी, जेंट्स है वो मीटिंग अटेंड करते होंगे, लड़का है वो गेम खेलता होगा, लेकिन इस एड में बिल्कुल अपोजिट लिया है। क्यों? क्योंकि वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारी सोसाइटी के अंदर चेंज है। पहले की जो पुरानी एड थी तो उसमें बताया जाता था लेडीज है वो ही कपड़े धोने की एड में आएगी, लेकिन आज आप देखो बड़े बड़े फिल्म स्टार है वो कपड़े की धोने का साबुन की ऐड करते हैं। तो ये जेंडर का जो चेंज है वो सोसाइटी में ऑब्जर्वेबल है। तो आप इस तरह के एग्जाम्पल्स लेके बच्चों को बता सकते हैं। आपका जितना ऑब्जर्वेशन अच्छा होगा, हम जितना बच्चों को बताएंगे, डेफिनेटली बच्चों का ऑब्जर्वेशन उससे ज्यादा सुधरेगा। तो टीवी नहीं देखना ऐसा नहीं है, लेकिन क्या देखना और उसको कैसे मतलब मूल्यांकन करना, उसको कैसे लेना, हम बच्चों को सिखा सकते हैं और हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, नीरज जी एक स्लाइड और है। उसके बाद एक है यूट्यूब। बच्चे मोबाइल देखते यूट्यूब। मैंने ये किया था जैसे सौरमंडल पार्ट 1, उस वक्त मेरे पास पॉसिबल नहीं था कि मैं स्कूल में बता सकूं, तो मैंने उन बच्चों को इसका वीडियो का लिंक भेजा था। जैसे हम लोग भी हम जेएसएस में हमारा जो ग्रुप है उसमें कई बार ऐसा होता है, आपको लिंक भेजी होती है, आपको वो चीज देखना है और फिर अपना रिएक्शन देना है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, हम इस तरह से कर सकते हैं। तो आप ये तरीका बच्चों के साथ, क्योंकि कोरोना में सब बच्चों के ग्रुप बन चुके हैं, हम देखते हैं बच्चे, मतलब हर एक का वीडियो, मतलब ये सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप है। सारी चीजें आजकल जो पहले हम होमवर्क वगैरह भेजते थे या कुछ टाइम टेबल भेजते थे, अभी हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप यूज करते हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि जो चीजें हमको बच्चों को बतानी है उसको, उसकी लिंक जो है, उसके बाद एक ये मैं आपके सजेशन के लिए है, ये एक पाइपर करके एक डिज्नी पिक्चर का एक छोटा सा वीडियो है, 6 मिनट का वीडियो है, लेकिन ये बहुत अच्छी स्टोरी है। तो आप कोशिश करिए कि इस तरह की कुछ अच्छी चीजें आप ढूंढिए और उसके बाद बच्चों को दीजिए।
इसमें एक छोटा सा बच्चा है, पाइपर बर्ड का नाम है, उसका बेबी है, वो उसकी मदर उसको लेकर जाती है और उसको, वो लोग समुद्र किनारे रहते हैं और समुद्र में मिलने वाले वो जंतु जो होते हैं उनको खाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब लहरें आती है तो वो अंदर छिप जाते हैं और वो दिखाई नहीं देते हैं, मतलब मिट्टी के अंदर दब जाते हैं, तो उनको ढूंढना मुश्किल होता है। तो ये बच्चा किस तरह से उसको सीखता है एक नए तरीके से और कैसे रेवोल्यूशन लाता है, बहुत अच्छी मूवी है, प्लीज आप भी देखिएगा और हो सके तो अपने बच्चों को भी दिखाइएगा। तो इस तरह की चीजें आपको खुद ढूंढनी चाहिए, कुछ नया कुछ अच्छा मिलता है तो उसको शेयर करना चाहिए। तो इस तरह से हम वीडियोस का यूज अपनी टीचिंग को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए हम यहाँ तक रुकेंगे। इसका सेकंड पार्ट हमने आज देखना, पढ़ना, देखना और वीडियो, चित्र और वीडियो, आज इन चार को, जो ऊपर से हमारे 10, 20 और 30% वाले थे, आज हमने उसको डिस्कस किया है। अब मैं आप लोगों से सुनना चाहूंगी कि जो मैंने डिस्कस किया उसमें आपको कैसे, यदि आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज आप पूछ सकते हैं और आप अपने व्यूज दे सकते हैं। नीरज जी, मुझे आपकी हेल्प चाहिए सबको बुलाने के लिए। जी बिल्कुल मैम। और जैसा कि अभी आप सभी ने पीपीटी के माध्यम से विभिन्न पीएलएम को समझा, और 3D पीएलएम और इसके अलावा और भी बहुत सी ट्रिक हैं जिन्हें हमने आपको बताई हैं। तो आज के सेशन में आपने क्या सीखा, या आपको क्या समझ नहीं आया है, तो ये मंच हम आपके लिए सुपुर्द करते हैं। तो सबसे पहले मैं अमन जी अमन जैन जी के लिए आमंत्रित करूंगा कि आप अपनी बात रखें कि आज का सेशन आपके लिए कैसा रहा, आपने क्या सीखा। अमन जैन, एबीएस इंग्लिश स्कूल, खड़गपुर। मैम सबसे पहले जय जिनेन्द्र, जयेंद्र, आपसे बात बहुत कुछ सीखा है मैम। जब भी हम बच्चों को फोटो या वीडियो वगैरह के माध्यम से बताते हैं तो उन्हें जल्दी समझ में आता है। जी। अच्छा, आप इसका उपयोग करते हैं स्कूल में? नहीं मैम, अभी तक तो नहीं कर देते, लेकिन आगे जरूर यूज करेंगे। जी, जरूर करिएगा, क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव होता है। यस मैम। धन्यवाद अमन जी। थैंक यू। जी, अगले क्रम में मैं सलोनी प्रजापति, आस्था एकेडमी मऊरानीपुर। आप अनम्यूट करें, सलोनी प्रजापति। जी सलोनी जी, आप अपनी, आपको ये सेशन कैसा लगा, आपने क्या सीखा, और क्या आपके लिए समझ नहीं आया है, तो वो आप बताएं। हमारे पास सिर्फ 4 मिनट रह गए हैं, तो इन 4 मिनट में हमें अपनी बात रखनी है। सलोनी जी, आप अपनी बात रखें। हमें आया समझ में, और हमें बच्चों को अच्छे से पढ़ाना चाहिए, जिसमें अच्छी अच्छी चीजें सिखानी चाहिए। जैसे आप कोई फोटो वगैरह हो तो उन्हें अच्छे से दिखाना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए, जिससे वो कुछ सीखे। सलोनी जी, आप लोग चार्ट पेपर या कुछ ऐसे बनाते हैं, लगाते हैं क्लास में? हाँ मैम, लगाते हैं। कैसा इम्पैक्ट रहता है बच्चों पे उसका? बहुत अच्छा मैम, अभी हमने खुद बनाए थे मैम। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कोशिश करिएगा कि आगे भी आप बनाते रहें, और जैसे आज नए तरीके सीखे हैं बनाने के बहुत सारे, उसको उपयोग में लाइएगा। धन्यवाद जी, सलोनी बहुत जी। बहुत धन्यवाद सलोनी जी, आपने अपनी बात रखी। और अगले क्रम में मैं साक्षी बुंदीला जी, एबीएस स्कूल, खड़गपुर। साक्षी जी, आप अनम्यूट करें अपने आप के लिए, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है। साक्षी बुंदीला, एबीएस स्कूल, खड़गपुर। और मलिक चौधरी जी तैयार रहेंगे। जी साक्षी जी, आप अपनी बात रखें।
कि आज का नमस्ते सेशन कैसा नमस्ते रहा। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम आपने जो चित्रों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने के लिए बताया वो तरीका हमें बहुत अच्छा लगा। हमने अभी तक ऐसे पढ़ाया तो नहीं है, लेकिन हम अगली बार से जरूर कोशिश करेंगे। थैंक यू मैम। धन्यवाद साक्षी जी। तो आप वीडियो वगैरह दिखाते होंगे? नहीं, वीडियो नहीं दिखाते हैं बच्चों को। स्कूल में अभी इतनी सुविधाएं नहीं। बोर्ड पर चित्र बना के वैसे तो समझाते हैं। अच्छी बात है। थैंक यू मैम। थैंक यू। जी बहुत अच्छा साक्षी जी। और मालिक जी आप अपनी प्रतिक्रिया दें। नमस्ते मैम। नमस्ते। जी मैम, आपके समझाने की विधि मैम बहुत अच्छी लगी आज। तो जिस तरीके से आपने समझाया, हम लोग को बताया और बहुत सी महत्वपूर्ण बातों से आपने हमें अवगत कराया है। और मैं मैम अपने स्कूल में जो विधि आपने बताई उसका प्रयोग अवश्य करूँगा। और जिस विधि से बच्चों को सीखने में ज़्यादा रुचि मिले वो विधि आपने हमें बताई है मैम, और मैं इस पे अवश्य प्रयास करूँगा मैम। मेरा आश्वासन मैं आपको देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मलिक जी। जी मैम। जी अंत में 1 मिनट हमारे पास रह गया है, तो मैं रश्मि जी के लिए इनवाइट करूंगा कि रश्मि जी आप अपनी बात रखें। आज का सेशन कैसा रहा, आपने क्या सीखा? और जी रश्मि। जय हिंद मैम। जय जिनेंद्र। रश्मि जी। मैम तो जैसे कि आपने बताया प्रोजेक्ट के थ्रू, मतलब ये पोस्टर के थ्रू भी बताया गया है, क्राफ्ट के थ्रू। तो अभी टीचर्स के द्वारा तो स्कूल में नहीं कराया गया, बाकी जो प्रोजेक्ट वर्क रहता, फाइल वर्क रहता, उसमें बच्चों को मतलब क्रिएटिव बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है और वो पोस्टर्स बना के लाते हैं और बच्चों के द्वारा क्राफ्ट किए गए हैं, जो कि हम लोग ग्रुप के माध्यम से रखेंगे कि बच्चों ने किस प्रकार से बनाए हैं। जी। और अब जाके अब हम लोग, आपने बताया तो उसी तरीके से हम लोग भी बच्चों को अपने द्वारा क्राफ्ट करके उनके सिखाएंगे और बताएंगे, जिससे कि उन्हें भी लगे कि टीचर्स के द्वारा एक नई तकनीकी से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो मैम आपका तरीका बहुत अच्छा लगा, जिससे कि बच्चे अट्रैक्ट होंगे और अट्रैक्ट होने के साथ साथ उनका माइंड सेट एक अलग दिशा में जाएगा, जिससे कि उनको पढ़ने में और ज्यादा रुचि मिलेगी। तो मैम आपके थ्रू अब हम लोग कार्य करेंगे और हमारे प्रिंसिपल सर के द्वारा भी ऐसे कार्य किए जाएंगे। बहुत बहुत थैंक थैंक धन्यवाद यू। जी। रश्मि जी। जी अभी हमारे बीच दीपिका सोनी जी हैं। दीपिका सोनी जी, नंदिनी सोनी जी और राजेश सर। तो मैं दीपिका सोनी जी के लिए इनवाइट करूंगा कि आप भी अपनी बात रखें। दीपिका सोनी खड़गपुर, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो दीपिका जी। और अगले क्रम में नंदिनी सोनी जी, आप भी अपनी बात रखें। जी कोई। जय जिनेंद्र दीपिका जी। जी अगर कोई और शिक्षक जी कोई शिक्षक यदि अपनी प्रतिक्रिया देना चाहता है तो वह जरूर अपने आप की अनम्यूट कर। जी दीपिका जी। हेलो मैम, नमस्ते। हाँ जी। जय जिनेंद्र। नमस्ते। ये जो आपने बताया है कि चित्र और वीडियो के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ये आपका तरीका हमें बहुत अच्छा लगा। आगे से, अभी तक तो ऐसा नहीं करते बट आगे जरूर करेंगे। ओके मैम। थैंक यू दीपिका जी। कोई बात नहीं नन्नी जी। जी राजेश सर, आप यदि सफिशिएंट हो तो आप भी अपनी प्रतिक्रिया दें। राजेश सर और रानू साहू जी, आप तैयार रहेंगे? जी हमारी आवाज राजेश सर तक जी राजेश सर, आज के सेशन के संबंध में आप अपनी बात रखें कि कैसा रहा सेशन।
सर आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिएगा। सर्वप्रथम मीनाक्षी मैडम जी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया, और मैं पूरे समय तक जुड़ा रहा और सुनता रहा। बाकी सार गर्वित, और जिन्होंने इस सेशन को देखा उनको ये सेशन मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि आपने जो बताया हो सकता है बहुत लोगों ने पहली बार सुना हो, और प्रैक्टिकल करके वो सारी चीजें बताई हैं। और मैं जैसा आपको बताना चाहता हूँ, मेरे विद्यालय में स्मार्ट क्लासेस है, तो टीचर्स पिक्चर्स के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, और मैं नर्सरी से लेके 8th तक के बच्चों को उस स्मार्ट क्लास में बैठवाता हूँ कि भले कुछ ना हो, लेकिन जो जो चीजें एक्टिविटी तो वो देखेंगे ही ना। बहुत सारी चीजें बच्चों को उनके घर पर कार्टून में ही देख पाते हैं वो, लेकिन हम जिन चीजों को दिखाते हैं वो कोई ना कोई संदेश जरूर देती हैं। आज आपने जो सेशन मैडम दिया है, मैं बहुत मतलब इम्प्रेस हो गया वो सब चीजें देख के, और पूरे समय जुड़ा रहा, वहां से हटा नहीं, क्योंकि मैं देखता रहा। ये ट्रेनिंग जरूर स्टाफ टीचर्स का है, शिक्षक का है, लेकिन प्रबंधन से जुड़े हुए लोग भी जब जुड़ के देखते हैं तो उन्हें भी कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है। मैं आपको आज के उस पर साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। राजेश जी, मैं ये समझती हूँ कि टीचर अकेले कुछ नहीं कर सकते, मैनेजमेंट अकेला कुछ नहीं कर सकता है, दोनों को साथ में, यदि दोनों एक साथ रहते हैं तो रिजल्ट ज्यादा अच्छा आता है। जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल मेरा प्रयास भी यही रहता है जी कि स्टाफ के साथ साथ प्रबंधन भी जुड़ा रहे और अच्छी जी अच्छी चीजों को बताएं आगे चलकर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। जी मैम, थैंक यू। अगले क्रम में शायद हमें लगता है कि सभी शिक्षक जो अभी जुड़े हैं सभी ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। रानू साहू, यदि आपका नेटवर्क सफिशिएंट हो तो आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। रानू साहू खड़गापुर से हैं आप। आपका मैसेज आया था कि आप चैट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देंगे। चलिए कोई बात नहीं, आप चैट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे देना। चलिए इसी के साथ हम आज के सत्र को यहीं पे विराम देंगे, और हमारे बीच अमन जैन जी जुड़े हुए हैं, तो मैं अमन जी के लिए इनवाइट करूंगा कि वह आज की महावीर वंदना का वाचन करेंगे। अमन जैन खड़गापुर। जी अमन जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो प्लीज आप अपने आप लिए अनम्यूट करें। अमन जैन जी। सर वीडियो ऑन नहीं कर पाएंगे सर। चलिए चलिए कोई बात नहीं, हम समाप्त कर सकते हैं। सभी प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे और सभी संयुक्त तौर पे महावीर वंदना का वाचन करेंगे। बोले महावीर भगवान की जय। जो मोहे माया मानि मति सर मदनि मर्दन वीर है, जो विपुल विघ्नो बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर है, वे वंदनीय जिने से तीर्थंकर स्वयं महावीर है। पूरी महावीर भगवान की जय। जय। इसी महावीर वंदना के वाचन के जय। साथ आज के सत्र का हम यहीं पर समापन करते हैं। हम पुनः अगले सप्ताह एक नए टॉपिक के साथ रूबरू होंगे। हमारा जो आदर्श कोर ग्रुप है उसमें आप अपने डेली वर्क और नियत कार्य के साथ अपनी प्रतिक्रिया साझा करते रहिएगा। एक बार पुनः आप सभी के लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय भारती, शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को, जय जिनेंद्र। नमस्ते। नमस्ते।